Hello students, good morning and you are welcome in online smart classes conducted by St. James School and College, Raebareli. I, Mr. Rajesh Trivedi, explain some topics of solid state, of chemistry, of class 12th. I explain first of all in third video what is watts. वाट्स क्या होता है। तो प्रीवियस वीडियो में आपको बताया गया था व्हाट इज वाट्स, बट स्टार्टिंग फिर से देखना पड़ेगा व्हाट इज वाट्स। ओके, वाट्स, टू टाइप्स ऑफ वाट्स आर फॉर्म्ड इन सॉलिड स्टेट, टू टाइप्स ऑफ वाट्स आर रिपोर्टेड, वन इज टेट्राहेड्रल वाट्स एंड नेक्स्ट इज ऑक्टाहेड्रल वाट्स। व्हाई इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वाट्स? क्या वाट टेट्राहेड्रल होता है? नहीं, वाट टेट्राहेड्रल नहीं होता है, बल्कि क्या होता है कि इन्होंने कहा कि अगर देखो टेट्राहेड्रल शेप ये होता है, टेट्राहेड्रल शेप ये हो, तो अगर हम फोर स्फीयर्स ले लें, फोर स्फीयर्स, ठीक, फोर स्फीयर्स को टेट्राहेड्रल मैनर में एक दूसरे से टच करें, तो अगर फोर स्फीयर्स को टेट्राहेड्रल मैनर में एक दूसरे से टच करेंगे तो जो बीच में गैप आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल वाट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एटम है वो टेट्राहेड्रली अरेंज है, ना कि वाट टेट्राहेड्रल है। तो टेट्राहेड्रल वाट्स में क्लियर हो गया कि वाट टेट्राहेड्रल नहीं है, बल्कि उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो टेट्राहेड्रल मैनर में अरेंज है। मैंने क्या बोला? व्हेन फोर स्फीयर्स, फोर एटम्स held in tetrahedral manner, a small gap lies between center called tetrahedral वाट्स। तो ऑक्टाहेड्रल वाट्स क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल वाट्स में बोला गया कि ऑक्टाहेड्रल का शेप पहले चेक कर लीजिए, ये स्क्वायर शेप हो गया, यहाँ पे वन स्पॉट रखा, वन और बच्चों वन वन वन, बताओ टोटल कितना हो गया? 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इसको मैंने ऐसे रख दिया, ऐसे, नेक्स्ट नेक्स्ट, कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद ये करना है, इसको इससे मिला लेना है, ऐसे, फिर क्या करना है? इसको इससे, इसको इससे, ऐसे। तो ये जो सेंटर में आएगा इसको बोलोगे ऑक्टाहेड्रल वाट्स। यानी कि व्हेन 6 स्फीयर्स, इसमें क्या बोला गया? टेट्राहेड्रल में 4 स्फीयर्स, इसमें बोला गया 6 स्फीयर्स, 1 2 3 4 5 6। व्हेन 6 स्फीयर्स arranged in octahedral manner, तो ये गैप लाइज इन सेंटर कॉल्ड इट ऑक्टाहेड्रल वाट। अगर 6 स्फीयर्स को ऑक्टाहेड्रल मैनर में एक दूसरे से टच कर दें तो जो सेंटर में गैप आएगा कॉल्ड इट ऑक्टाहेड्रल वाट। तो वाट्स क्लियर होगा? वाट्स ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल नहीं होते हैं, बल्कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो अरेंज होते हैं टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल मैनर में। ओके, तो वाट्स, टेट्राहेड्रल वाट्स, ऑक्टाहेड्रल वाट्स। आगे टेट्राहेड्रल वाट्स में मैंने क्या लिख दिया? ये जो वाट्स होते हैं, चाहे वो टेट्राहेड्रल वाट्स हो या ऑक्टाहेड्रल वाट्स, वाट्स जैसे मान लीजिए वाट, वाट का मतलब होता है स्पेस। तो ये जो वाट है ऐसे देखिए, मींस ये 4 स्फीयर्स हैं, 4 स्फीयर्स हो गए, तो ये सेंटर में जगह पड़ी है ना। यहाँ पे अगर मैं एक स्फीयर और बना दूं तो ये क्या कहलाएगा? वाट, वाट हो गया। ओके, वाट में मोस्टली कैटायन पाए जाते हैं, वाट में मोस्टली कैटायन पाए जाते हैं, मींस आयन नहीं होते। जैसे NaCl में Na+Cl निगेटिव तो वाट में कौन पाया जाएगा? Na, ना कि Cl। तो वाट्स में मोस्टली कौन पाया जाता है? कैटायंस पाए जाते हैं। और फिर यहाँ पे बोला गया कि टेट्राहेड्रल वाट डबल द नंबर ऑफ स्फीयर्स, और इसमें बोला गया इक्वल नंबर ऑफ स्फीयर्स। मींस ये बोला गया है कि जैसे नंबर ऑफ स्फीयर्स 4 है, ये नंबर ऑफ एटम 4 है, तो बताओ टेट्राहेड्रल वाट्स कितने होंगे? और ऑक्टाहेड्रल वाट्स कितने होंगे? तो बच्चों अगर नंबर ऑफ स्फीयर्स या नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 4 है तो टेट्राहेड्रल वाट्स इसके जस्ट डबल होंगे, दैट इज कितने हो जाएंगे? 8। और ऑक्टाहेड्रल वाट्स उतने ही होंगे जितने एटम्स हैं। तो क्या देखा? टेट्राहेड्रल वाट्स आर डबल द नंबर ऑफ स्फीयर्स। यहाँ पे क्या लिखा मैंने? डबल द नंबर ऑफ स्फीयर्स। और इसमें क्या लिखा है? इक्वल टू द नंबर ऑफ स्फीयर्स। और प्रूफ करके ऐसे दिखाया भी मैंने कि कैसे न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं। तो अगर नंबर ऑफ स्फीयर्स कितने हैं? 4, तो टेट्राहेड्रल वाट कितने होंगे? 8, जस्ट डबल। और ऑक्टाहेड्रल वाट्स कितने होंगे? जस्ट
एक बात हुई तो टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वार्ड्स का आपने ये क्लियर किया। फिर टेट्राहेड्रल वार्ड्स को नंबर ऑफ स्फीयर से कंपेयर कराओगे तो इनका नंबर कैसे आएगा? तो टेट्राहेड्रल वार्ड्स नंबर ऑफ स्फीयर्स के डबल होते हैं और जो ऑक्टाहेड्रल वार्ड्स होते हैं वो जस्ट इक्वल होते हैं। दूसरी बात क्या है कि रेडियस, तो ऊपर लिखा है r पॉजिटिव अपॉन r नेगेटिव, ऊपर भी लिखा हुआ है r पॉजिटिव अपॉन r नेगेटिव। r नेगेटिव में लिखा हुआ है r पॉजिटिव अपॉन r नेगेटिव, यहाँ पे थोड़ा सा मिस है, r पॉजिटिव अपॉन r नेगेटिव होता है, ठीक है, r पॉजिटिव अपॉन r नेगेटिव मींस r पॉजिटिव अपॉन r नेगेटिव। तो अभी आपने देखा था कि ये नंबर ऑफ स्फीयर्स थे और ये वाइड हो गया। तो बताओ इसका रेडियस और इसका रेडियस ज़्यादा होगा, इसका रेडियस, तो बताओ ये किसका रेडियस हो जाएगा? कैपिटल आर का, जो कि नेगेटिव होगा। और ये वाला रेडियस कौन सा रेडियस होगा? पॉजिटिव। तो कैटायन का रेडियस और ये एनायन का रेडियस, तो वहाँ पे क्या लिखा? r पॉजिटिव अपॉन r नेगेटिव, r पॉजिटिव अपॉन r नेगेटिव इक्वल टू क्या लिखा? 0.225 और इसमें r पॉजिटिव अपॉन r नेगेटिव क्या लिखा है? 0.414। अब बताओ टेट्राहेड्रल वार्ड का रेडियस सबसे ज़्यादा है कि ऑक्टाहेड्रल का? तो आप ये देखेंगे कि टेट्राहेड्रल वार्ड्स का 0.225 है जबकि इसका 0.414 है। इसका मतलब टेट्राहेड्रल वार्ड रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वार्ड्स, रेडियस रेशियो ऑफ टेट्राहेड्रल वार्ड्स इज लेसर विद द कंपैरिजन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वार्ड्स। वार्ड्स क्लियर हो गए? वार्ड्स गैप को होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल। वार्ड्स का शेप टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल नहीं होता है बल्कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जब अरेंज होते हैं टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल मैनर में, तो जो बीच में गैप आता है कॉल्ड इट टेट्रा एंड ऑक्टा। फिर ये बोला मैंने कि नंबर ऑफ स्फीयर्स इसमें क्या होते हैं? डबल हो जाते हैं। ऑक्टाहेड्रल में कितने होते हैं? उतने ही। और दोनों का रेडियस रेशियो लिख दिया गया है, कैटायन एनायन। कैटायन यानी कि जो पॉजिटिव वाला रेडियस है वो वार्ड का है और ये एटम का है जो उसके चारों ओर पाए जाएंगे। नेक्स्ट बच्चे ये है कि ये टेबल है, ये आपको न्यूमेरिकल लगाने हैं, वन वर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगी। कैसे? जैसे मान लिया कि आपने कह दिया NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6-6। तो NaCl का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6-6 होता है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल। या कह दिया गया कि NaCl में Na के चारों 6 Cl पाए जाते हैं, 1 2 3 4 5 6। Na के चारों कितने Cl हैं? 6 Cl हैं, ठीक। तो 6 Cl इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो उसका ज्योमेट्री का हो गया ऑक्टाहेड्रल। मींस हम ये कह सकते हैं कि आपसे क्वेश्चन किस तरह से राइज हो सकते हैं। एक, अगर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर दिया हो तो उसका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट क्या होगा? ये। दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है? अगर स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट गिवन हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है? तीसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि वो कहते हैं कि r पॉजिटिव और r नेगेटिव, जैसे कि बच्चों यहाँ पे देखो r पॉजिटिव अपॉन r नेगेटिव, या r पॉजिटिव अपॉन r नेगेटिव, ठीक है। r पॉजिटिव अपॉन r नेगेटिव मतलब कि r पॉजिटिव अपॉन r नेगेटिव इक्वल टू 0.414 है, तो इसको नीचे ले आओ तो r नेगेटिव उधर चला गया। r नेगेटिव फाइंड आउट करना था, मैंने वैल्यू रख दी और ये आंसर आ गया। अब ये जो r आया है यानी रेडियस रेशियो आया है, तो सपोज दैट ये रेडियस रेशियो कितना है? ये रेडियस रेशियो 0.414 है। 0.414 कहाँ पे है? ये, ठीक है। तो इनमें कौन कौन से वर्ड कंसीडर करना है? ये और ये। तो अगर रेडियस रेशियो 0.414 आता है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6। 0.414 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बट ये लास्ट लिमिट है और ये स्टार्टिंग लिमिट, तो स्टार्टिंग लिमिट ही आपको एक्सेप्ट करनी है। मीन्स अगर मैं इसको निकालता हूँ और ये रेशियो 0.414 और 0.32 से पहले वाले नंबर के बिटवीन में आता है तो मतलब वो क्या कहलाएगा? ऑक्टाहेड्रल। मीन्स अगर 0.732 आ गया तब तो क्या कहलाएगा? BCC, बॉडी सेंटर्ड ट्यूब। तो यहाँ पर रेडियस रेशियो, तो पहला क्वेश्चन मैंने क्या बोला कि ऑक्टाहेड्रल दे दिया, कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है? कोऑर्डिनेशन नंबर दिया है, ज्योमेट्री अरेंजमेंट बताओ। तीसरा क्वेश्चन ये दे दिया कि कैटायन का रेडियस इतना है, एनायन का रेडियस इतना है, इसको डिवाइड किया, रेडियस रेशियो आ गया।
अब इस रेडियस रेशियो का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा और स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट क्या होगा, तो आप डिवाइड करोगे आंसर आएगा, आंसर्स को मैच करो, तो ये आंसर जो मैच करो तो ये याद रखना कि 0.414 और 0.731 तक तो ऑक्टाहेड्रल होगा, लेकिन अगर 0.732 आ गया तो फिर लोअर में चला जाएगा और बीसीसी का जाएगा। क्लियर होगा? तो 3 टाइप्स के न्यूमेरिकल्स हैं। ओके, नेक्स्ट इज पैकिंग एफिशिएंसी। अभी क्लियर हो गया टेबल के एग्जांपल्स दिए गए हैं, ये अरेंजमेंट है, कोऑर्डिनेशन नंबर जानते थे अपना, प्रत्येक एटम के चारों ओर जो नियरेस्ट नेबर्स होते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। नेक्स्ट पैकिंग एफिशिएंसी टेबल। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, अगर स्पेक्ट्रल स्ट्रक्चर्स को या स्पेक्ट्रल स्ट्रक्चर्स को हम आपस में अगर अटैच करते हैं, मान लीजिए स्पेक्ट्रल स्ट्रक्चर्स हैं एक दूसरे के कम क्लोज आ रहे हैं, तो बीच में गैप तो आना ही है, तो इसका मतलब ये लेफ्ट गैप जो है ये गैप ही है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, और इतना पोर्शन ये एरिया हो गया। तो इस एरिया का कुछ पोर्शन तो एटम ने कवर कर रखा, बाकी जो सब पोर्शन है वो क्या है, रिमेन्स है, तो उस रिमेन्स पोर्शन को हम बोलते हैं अनऑक्युपाइड एरिया या अनऑक्युपाइड स्पेस, और इस एरिया में जितने में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे, ऑक्युपाइड। तो ये यहाँ पे जो पैकिंग एफिशिएंसी लिखी गई 52.4%, प्रिमिटिव सेल में 100% में केवल 52.4% पोर्शन में ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, बाकी का पोर्शन क्या होगा, वैकेंट होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रिमिटिव यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है, तो आप इतना बोल दोगे, लेकिन कहा जाएगा अनऑक्युपाइड स्पेस इन प्रिमिटिव यूनिट सेल, तो अनऑक्युपाइड अगर बोल दिया जाएगा तो 100 माइनस इतना कर दो, आंसर आ जाएगा। तो दोनों वर्ड्स पूछे जाते हैं, ऑक्युपाइड अनऑक्युपाइड, तो कितने में तो एटम में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑक्युपाइड होंगे, तो अनऑक्युपाइड के लिए क्या करोगे, 100 माइनस कर दोगे। अब बच्चों प्रिमिटिव के लिए आएगा तो इतना वो रीड करना है, बॉडी सेंटर्ड के लिए पैकिंग एफिशिएंसी इतनी होती है और फेस सेंटर्ड के लिए इतनी होती है। ऑक्युपाइड और अनऑक्युपाइड पूछा जाएगा तो 100 से माइनस करना पड़ेगा। नेक्स्ट रेडियस, अलग अलग टाइप की यूनिट सेल्स के लिए प्रिमिटिव के लिए रेडियस का फार्मूला a/2, इसके लिए √3a/4, एंड फेस सेंटर्ड के लिए √2a/4। ओके, फिर डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर। डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर क्या हो, इसका मतलब होता है कि जैसे क्यूब है तो ये दो सेंटर्स हो गए, इन दो सेंटर को बनाते हुए मैंने स्फीयर बनाया, ठीक। तो ये जो पूरी लेंथ है ये एक रेडियस हो गया, दूसरा रेडियस हो गया, तो a बराबर कितना हुआ, 2r। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर, एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट के लिए और एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट के लिए, तो डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर क्या है, 2r। तो ये रेडियस है और डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर क्या होगा, 2r, ठीक। तो अब 2r होगा, तो सोचो डिस्टेंस इक्वल टू 2r, तो अगर मैं r की जगह पर क्या रख दूं, a/2, तो क्या हो जाएगा 2 × a/2, 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा तो क्या आ जाएगा a। तो अब समझ गए क्या करना है, इक्वल टू 2r, 2 तो रहेगा, r की वैल्यू रख दो और ये आ जाएगा। मीन्स हमें रेडियस रखना है, d अपने आप निकल आएगा क्योंकि d इक्वल टू 2r। प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए d इक्वल टू 2r, इसके लिए 2r एंड देन फाइनल। ये आपको आने ही चाहिए, बेटर है दोनों टेबल मैंने शॉर्टकट में इसलिए बनाए क्योंकि क्वेश्चन तो यही है, इसीलिए इनको ठीक से समझाने की कोशिश करना है। अब आ जाओ डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल, मोस्ट इम्पोर्टेंट टेबल फार्मूला ये है, इनके डेरिवेशंस हैं, जब क्लास में आएंगे तो हम लोग उसको ठीक से एक्सप्लेन करेंगे। इनके और बच्चों ये जो ना r पॉजिटिव और r नेगेटिव, रेडियस रेशियो ऑफ द, ये दोनों डेरिवेशन 1 2 3 4 5 डेरिवेशन जब आओगे तो क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट फार्मूला क्या है, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। वैसे अभी तक आईएससी बोर्ड में डेरिवेशंस नहीं है, फार्मूला वन वर्ड टाइप के क्वेश्चंस इसी टाइप के पूछे गए, डेरिवेशन नहीं है। नेक्स्ट है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट किया गया, डेंसिटी इक्वल टू z * m अपॉन a क्यूब इनटू na यानी एवोगैड्रो नंबर एंड 10⁻30। m क्या है, मॉलिक्यूलर मास, z क्या है, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन पर यूनिट सेल। मींस प्रिमिटिव यूनिट सेल का के लिए z की वैल्यू 1 होगी, बॉडी सेंटर्ड के लिए z की वैल्यू 2 होगी एंड फेस सेंटर्ड के लिए z की वैल्यू 4 होगी, ठीक। ये कैसे आएगा अभी मैं बता दूंगा, तो ये अभी रीड कर लीजिए।
प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए 1 होगा, बॉडी सेंटर्ड के लिए 2 होगा, फेस सेंटर्ड के लिए कितना होगा 4। तो ये हो गया जेड न्यूमेरिकल में लिखा होगा तो किस टाइप की यूनिट सेल है, तो इसमें केवल नेम लिखा होगा तो नेम से ही आपको ये नंबर याद रखना है। फेस सेंटर्ड का मींस 4 होगा, बॉडी सेंटर्ड बोला यानी कि 2 होगा, प्रिमिटिव बोला है दैट भी 1 होगा। ये हो गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ द एटम कैसे निकलता है। ए क्यूब क्या है, ए क्यूब वो जो लेंथ होती है, जैसे कमरा है, कमरा क्यूब है, तो ये पूरी लेंथ क्या है रहेगी ए, तो ए क्यूब हो गया एज लेंथ एवोगैड्रो नंबर जो कि कितना होता है 6.023 × 10⁻23। हाँ अच्छी एक बात यहाँ पे न्यूमेरिकल लगाने में याद रखना है कि अगर न्यूमेरिकल में डेंसिटी पूछी जाती है और ए आपको गिवन है तो ए आपको 2 फॉर्म्स में हो सकता है कि ए जो एज लेंथ दी गई वो पिकोमीटर में दी हो या फिर सेंटीमीटर में दी हो। तो अगर ए पिकोमीटर में दिया गया है तो आप 10⁻30 यूज करोगे, अगर ए जो है वो सेंटीमीटर में दिया गया तो 10⁻30 नहीं यूज करोगे। यहाँ टिक लगा दिया है, यहाँ क्रॉस कर दिया है, तो कब 10⁻30 यूज -30 यूज करोगे, अगर ए आपका पिकोमीटर में है तो यूज करोगे, और अगर ए सेंटीमीटर में है तो फिर 10⁻30 नहीं यूज करोगे। कभी कभी एंगस्ट्रॉम में दे देते हैं वो लोग, तो आप उसको एंगस्ट्रॉम को किसमें कन्वर्ट कर लो, सेंटीमीटर को। कभी कभी ए जो है वो एंगस्ट्रॉम में भी दे देते हैं, तो आप उसको किसमें कन्वर्ट कर लो, सेंटीमीटर में। और जब सेंटीमीटर में आ गया तो 10⁻30 नहीं यूज करना है। तो न्यूमेरिकल में गलत होने वाला पॉइंट क्लियर हो गया, कब यूज करें कब नहीं यूज करें, तो ये पॉइंट हो गया बच्चों। अब आते हैं हम क्वेश्चंस की, कैसे क्वेश्चंस पुट अप हो रहे हैं, आगे देखते हैं क्या हो रहा है। बच्चों पहला टाइप का क्वेश्चन मैंने जनरेट किया कि ए सॉलिड AB हैज NaCl स्ट्रक्चर। कोई सॉलिड AB है जो कि NaCl टाइप का है, और NaCl जो है वो किस में आता है, NaCl ऑक्टाहेड्रल दैट इज में आता है। इसको हम फेस सेंटर्ड भी कहते हैं, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में आता है। तो इसके लिए Z की वैल्यू कितनी होगी 4। तो ए सॉलिड AB हैज NaCl। अब ये आप लोगों को लर्न कर लेना, या मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि NaCl, डायमंड, ग्रेफाइट, कॉपर, ड्राई आइस सारे के सारे क्या हैं, FCC हैं, फेस सेंटर्ड। तो आपको याद रहेगा इस तरह से। ए सॉलिड AB हैज NaCl स्ट्रक्चर, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ कैटायन मींस A पॉजिटिव या Na पॉजिटिव, रेडियस ऑफ कैटायन इज 170 पिकोमीटर, कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉसिबल रेडियस ऑफ anion, मैक्सिमम पॉसिबल रेडियस ऑफ anion, ठीक है। बी नेगेटिव। NaCl जैसे ही मैंने देखा NaCl से मुझे 2 इंफॉर्मेशन निकल के आती है, एक ये कि F फेस सेंटर्ड है, दूसरा ये कि NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 6, तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल होगी तो इसका रेडियस रेशियो कितना है, रेंज क्या है 0.414 से 0.732, दैट इज 0.731। तो मैंने यहाँ पर रेंज लिख ली है, देखिए NaCl है, मैं समझ गया NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, दैट इज ऑक्टाहेड्रल, ये टेबल यूज हो गई, इसकी रेंज मैंने लिख ली। अब आपको R नेगेटिव निकालना है, दैट इज B नेगेटिव। तो R नेगेटिव इक्वल टू क्या हो जाएगा, R नेगेटिव इक्वल टू हो जाएगा R पॉजिटिव अपॉन 0.414। तो अगर आपसे यहाँ न्यूमेरिकल में मैक्स पूछा जाता है, तो आप मैक्स पूछा जाए तो मिन वाले से डिवाइड करो। अगर हम R पॉजिटिव को यानी 170 को अगर हम 0.414 से डिवाइड करें, एक ऑप्शन। दूसरा बच्चों अगर मैं इससे करता तो क्या होता, 170 को अगर मैं 0.732 से डिवाइड करता तो आंसर ज्यादा आता कि कम आता। अगर मैं 0.414 से डिवाइड करूंगा तो आंसर मेरा ज्यादा आएगा, अगर मैं 0.732 से डिवाइड करूंगा तो आंसर मेरा कम आएगा। तो मुझसे पूछा क्या गया है, मैक्सिमम। तो मैक्स कब आएगा, जब आपसे न्यूमेरिकल में मैक्सिमम रेडियस पूछा जाए तो आप मिन वाले से डिवाइड करें, और जब मिनिमम पूछा जाए तो मैक्स वाले से डिवाइड करें, क्योंकि आपको पता है मिन और मैक्स कब आएगा। अगर 0.414 से करोगे तो आंसर ज्यादा आएगा, अगर 0.732 से करोगे तो आंसर कम आ जाएगा। तो आपसे मैक्सिमम पूछा गया था सन 1890 में, बच्चों ने पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था और उन्होंने गलत कर दिया। उन्होंने सोचा कि मैक्सिमम, तो उन्होंने मैक्सिमम से डिवाइड कर दिया, जबकि मैक्सिमम से डिवाइड करने का आंसर कम आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन की
सोचिए मैक्सिमम मीन्स मैक्सिमम से नहीं डिवाइड करना है। तो आपने ये कैसे जाना कि ये होगा आपका NaCl क्या होता है फेस सेंटर्ड होता है और क्वाड्रेशन नंबर कितना होता है 6 क्वाड्रेशन नंबर 6 होता है। 6 का मतलब आपका इंटर मींस रेंज ये है। इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, एनालिसिस शोज दैट निकल ऑक्साइड हैज फार्मूला। निकल का ऑक्साइड है और निकल के ऑक्साइड में बोला गया कि Ni 0.98 है और O 1.0 है। What fraction of nickel exists as Ni2 positive and Ni3 positive? सवाल फिर समझ लीजिए मेथड को। मान लीजिए NaC किसका है, निकल ऑक्साइड का क्रिस्टल है, ठीक है। निकल ऑक्साइड में ऑक्साइड तो खैर ठीक है O है, लेकिन ये निकल है 2 फॉर्म में है। सम निकल्स Ni2 पॉजिटिव के फॉर्म में है एंड सम निकल्स Ni3 पॉजिटिव के फॉर्म में है। तो आपको ये बताना है कि कितने पोर्शन में Ni2 पॉजिटिव है और कितने पोर्शन में Ni3 पॉजिटिव है। फिर से ये जो क्रिस्टल है इस निकल ऑक्साइड का क्रिस्टल है, ऑक्सीजन है, लेकिन निकल के 2 फॉर्म्स इसमें प्रेजेंट है। तो आपको दोनों का प्रोपोर्शन बताना है, ठीक। अब कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग निकालते हैं, इसके 2 ही क्वेश्चन दिए गए हैं। ये भी एक टाइप था, तो एक टाइप तो ये हो गया मैक्सिमम मिनिमम निकालने वाला। सेकंड टाइप किस टाइप का हो गया, सेकंड टाइप के लिए हो गया कि NiO का क्रिस्टल है तो O तो ठीक है, Ni2 टाइप की बैलेंसेस शो करता है, तो अब कितने पोर्शन Ni2 पॉजिटिव के हैं और कितना प्रोपोर्शन Ni3 पॉजिटिव का है, कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलिए देखते हैं। तो सपोज सॉल्यूशन हो गया। सपोज ऑक्सीजन एटम यहाँ पे बच्चों क्या दिया 1 दिया, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज लाना है। तो आपने सपोज ऑक्सीजन एटम कितना है 100 हो गया, क्योंकि 1 × 100 ये हो गया। Ni2 पॉजिटिव आपने लेट कर लिया कि Ni2 पॉजिटिव का कितना है A, तो बताओ Ni3 पॉजिटिव का कितना होगा। अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 98, तो बताओ 98 - A हो जाएगा। फिर से देखें ये जो 1 है इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो आपका 100 हो गया, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो 98 हो गया। अब Ni आपके पास 2 फॉर्म में, तो अगर आपने इसको A मान लिया तो बताओ ये कितना हो जाएगा 98 - A, तो दोनों वर्ड क्लियर हो गए। ओके, नेक्स्ट वी नो दैट, आप ये भी जानते हो दूसरी तरफ किसी भी सॉल्ट में कैटायन और एनायन का नंबर्स बराबर होता है। तो क्या लिखा, वी नो दैट इन सॉल्ट टोटल नंबर ऑफ आयन्स इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कैटायंस। ये सबको मालूम, NaCl में 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। अब बच्चे यहाँ पे देखिए आज क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ आयन्स, ओके आयन्स। तो ये बताओ ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन कितना है 100, ओके। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है -2, तो ये वैलेंसी है और ये क्या है उसका प्रोपोर्शन है इक्वल टू। अब यहाँ पे Ni2 पॉजिटिव और Ni3 पॉजिटिव, तो दोनों को सम करना पड़ेगा ना। तो Ni की वैलेंसी कितनी है 2 और Ni का प्रोपोर्शन कितना है A प्लस Ni3 पॉजिटिव, कितने पॉजिटिव 3 पॉजिटिव, तो 3 हो गया और इसका प्रोपोर्शन कितना 98 - A। इस तरह से बच्चों जब आपने कैलकुलेट करके निकाल लिया तो A इक्वल टू कितना है 94, मीन्स Ni2 पॉजिटिव आ चुका है 94। तो परसेंटेज ऑफ Ni2 पॉजिटिव A/98, 1 × 100 परसेंटेज ऐसे ही तो निकलेगा क्योंकि टोटल कितना दिया गया है 98। तो A/90, इसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर रखा था, तो 98 A की जगह आपने रख दिया 94 कितना। दूसरे वाले का निकाल सकते हो 100 - ये वाला आंसर और ये आ गया। तो बच्चों नेक्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल ये था, सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप आपको मैंने बताया कि इस टाइप का था, सेकंड टाइप ये हो गया। नेक्स्ट टाइप है आपका जैसे ये क्या है इसमें, अब ये बच्चों आपके डेंसिटी वाले फार्मूले पर बेस्ड है। नियोबियम क्रिस्टलाइजेस इन BCC स्ट्रक्चर, BCC body center, okay. If density is 8.55 gram per centimeter cube, calculate atomic radius of niobium using its atomic mass। तो आपको न्यूमेरिकल में क्या क्या दिया है, डेंसिटी दे दी गई, मॉलिक्यूलर मास 93 दे दिया गया है, Z BCC है। तो BCC के लिए बच्चों Z की वैल्यू कितनी होती है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए Z की वैल्यू 2, तो Z इक्वल टू क्या हो गया 2। अब ये देखो 2 लिखा है ना, आपको स्ट्रक्चर से ही समझना है, इसलिए टेबल काम आ गई देखिए BCC 2, ओके। ये हो गया रेडियस आपको फाइंड आउट करना है।
आप जानते हो कि BCC के लिए रेडियस निकालना तो फार्मूला क्या है, √3a/4। मैंने लिख दिया r = √3a/4। अब मुझे a तो गिवन ही नहीं है इसमें, अब क्या करें? जब a नहीं मालूम है तो आप a जो है डेंसिटी वाले फार्मूले से निकालो। डेंसिटी वाला फार्मूला आपका ये है, तो आप a क्यूब उधर भेज दो, डेंसिटी को नीचे भेज दो। वही मैंने किया, a क्यूब = m × z रो na। इस तरह से आपने वैल्यूज रख दी और ये निकाला। फिर a क्यूब था तो a कितना आएगा, वो ये हो गया। इस a की वैल्यू को उठा के यहाँ पेस्ट कर दिया और इस तरह से आपका आंसर आ गया। तो देखो उसने पूछा कि तुमसे रेडियस आसानी से आ जाता अगर a गिवन होता, लेकिन a नहीं गिवन है, a आपको यहाँ से निकालना पड़ गया। और ये कहाँ से फार्मूला आया है, फिर डेंसिटी वाला हो गया। तो ये थोड़ा सा नेक्स्ट वाला, ये वाला एग्जाम्पल को पूछा जाता है। नेक्स्ट टाइप का ये है कि आयनिक कंपाउंड AB, ठीक, A पॉजिटिव B नेगेटिव। ओके, अब इसमें बोला है कि A प्रेजेंट एट, शॉर्टकट में लिखा गया है, लैंग्वेज फुल नहीं है, पहले मेथड को डिक्टेट किया गया है। आयनिक कंपाउंड AB टाइप, A पॉजिटिव कहाँ पाया गया है, A पॉजिटिव प्रेजेंट एट अल्टरनेट कॉर्नर्स। मैंने बोला था किसी क्यूब में कॉर्नर कितने होते हैं, तो किसी क्यूब में कॉर्नर होते हैं 8। बोल रहा है अल्टरनेट कॉर्नर पे A प्रेजेंट है, इसका मतलब 8 में से केवल 4 कॉर्नर पे प्रेजेंट है। B कहाँ पाया गया, B नेगेटिव प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर। किसी क्यूब में बॉडी सेंटर जो होता है सेंटर में ही होगा, जहाँ पे दो डायगोनल एक दूसरे को मीट करते हैं, तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा, बॉडी सेंटर। तो बॉडी सेंटर का हमेशा कितना होता है, 1। तो फिर से आयनिक कंपाउंड AB है, A लाइज एट अल्टरनेट कॉर्नर, मींस 8 कॉर्नर होते हैं, यानी 4 कॉर्नर पे पाया गया। B प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर, तो किसी क्यूब में बॉडी सेंटर 1 होता है। तो आपको क्या फाइंड करना, फाइंड फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड, ठीक। ऐसे अब अच्छा देख लीजिए, A पॉजिटिव लिख दिया, B नेगेटिव लिख दिया। ओके, अब अल्टरनेट कॉर्नर पे पाया गया, तो अल्टरनेट कॉर्नर कितने हैं, 8 कॉर्नर होते हैं, आपको 4 मिले। बॉडी सेंटर कितना है, 1। अब ये 1/8 कहाँ से है, तो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि जो कॉर्नर्स होते हैं किसी क्यूब में, जो 8 कॉर्नर्स होते हैं वो 8 यूनिट सेल को कवर करते हैं। मतलब एक कॉर्नर 8 यूनिट सेल को टच करेगा। तो बताओ एक क्यूब में उसका कितना प्रोपोर्शन होगा, 1/8। अगर कोई कॉर्नर 8 यूनिट सेल को शेयर करता है तो एक क्यूब के लिए उसका प्रोपोर्शन कितना आएगा, 1/8। तो अल्टरनेट 4 कहाँ से आया, मैंने बोल दिया था कि क्यूब में 8 कॉर्नर्स होते हैं, और ये बोल रहा है कि अल्टरनेट कॉर्नर 4 हो गया। अब कॉर्नर, जब कॉर्नर पे हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1/8। अभी समझा दिया कैसे हो गया। B नेगेटिव बॉडी सेंटर है, बॉडी सेंटर किसी क्यूब में 1 होता है, हो गया। आप बेटे कट कर दो तो कितना आ जाएगा, 4 1 4, 4 2 जाएगा, यानी 1/2 और ये 1। लेकिन केमिस्ट्री में फ्रैक्शंस नहीं चलते हैं, होल नंबर चलता है। तो आप बोथ साइड का तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 कैंसिल, और क्या आ गया यहाँ पर 1 और 2 1 जा 2 1 2। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना था, A 1 हो गया और B 2, यानी फार्मूला क्या आ गया, AB 2। तो किस टाइप कैसे कैसे फार्मूला निकालते हैं, क्लियर हो गया। इसी न्यूमेरिकल से स्टेप बाय स्टेप देखते रहे। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, नेक्स्ट ये है, ये वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट उसी टाइप से है जैसे ये था, आयनिक कंपाउंड XY। ओके, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है। X कहाँ पाया गया, अल्टरनेट फेस। अब बताओ फेस कितनी होती है, 6। किसी कमरे को ले लो तो उसमें कितनी है, 6 फेस, ऊपर नीचे आमने सामने इधर उधर, तो कितनी फेसेस होती है, 6। अभी क्या बोल रहा है, अल्टरनेट फेसेस, मींस 6 में से केवल 3 फेस। तो अब यहाँ पे देख लो, X और Y लिख दिया। X अल्टरनेट फेसेस पे पाया गया, और फेस होती कितनी है, 6। एक कमरे में क्यूब में 6 दीवार होती हैं, अगर छत को फर्श को इधर उधर आमने सामने सब ले लिया, और अल्टरनेट बोला इसलिए 3 लिया गया। एक फेस यानी कि एक दीवार कितने यूनिट सेल को टच करेगी, एक इस यूनिट सेल को कवर करेगी, एक इसके बगल वाली यूनिट सेल, यानी एक दीवार 2 कमरों को शेयर करती है, इसलिए इसको हम हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं। एक कमरे के हिस्से में हाफ आएगा तो 3 × 1/2 हो गया। कॉर्नर में फिर वही आ गया, ये कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर। आपकी नहीं बोला उसने कि अल्टरनेट कॉर्नर, तो हमने कॉर्नर 8 लिख दिया। और जानते हो कॉर्नर को किससे मल्टीप्लाई करते हो, ये। अब अगर आपको रीड करना है तो रीड कर सकते हो, जब बच्चों कॉर्नर का टाइम आए तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1/2। अगर फेस सेंटर को के लिए आ जाए तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, कॉर्नर के लिए 1/8, फेस सेंटर के लिए 1/2, और
एस सेंटर अगर आ जाए, एस सेंटर के लिए होता है 1/4।